जी नमस्कार, स्वागत है बिताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। हम इतिहास के क्रम में गुप्त काल को समझ रहे थे और गुप्त काल का यह वीडियो क्लिप दूसरा है, जिसमें हम गुप्त काल के समय में राजनीतिक विकास कैसा था, उसमें प्रशासनिक विकास क्या था, सामाजिक और आर्थिक और धार्मिक डेवलपमेंट किस प्रकार हुआ, उसे आज समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले राजनीतिक विस्तार में प्रशासन को देखते हैं। गुप्त काल में प्रशासन किस तरीके से चल रहे थे, तो इसमें जो अधिकार थे प्रशासन में, राजा जो था वह दैवीय अधिकार रखता था। यानी राजा अपने आप को तरह तरह के उपाधियों से संबोधित करते थे। कुछ कहते थे कि मैं महाराजा हूँ, तो आगे चलते हुए किसी ने कहा मैं महाराजाधिराज हूँ। ठीक इसी तरीके से मैं दैवीय पुत्र हूँ। और स्वयं आगे जैसे जैसे अन्य राजा अन्य शासक आते गए, वह स्वयं को देवता के समान मानना शुरू कर दिए। तो उन्होंने देवता का अधिकार स्वयं को रखना शुरू कर दिए थे। लेकिन इस समय का राजा जो देखिएगा कि जिस जो प्रशासन थी वो केंद्रीयकृत नहीं थी, जैसा कि मौर्य के समय हमको देखने को मिलेगा। मौर्य के समान गुप्त वंशज के जो शासक थे वह केंद्रीकृत नहीं थे। मतलब इस समय राजा प्रमुख तो था, लेकिन राजा भी कई सामंतों में विभक्त होकर और तब कार्य करता था। जबकि मौर्य काल में आप देखेंगे कि राजा सभी सेनाओं का प्रमुख, न्याय का प्रमुख, सभी क्षेत्रों का प्रमुख स्वयं राजा होता था। लेकिन इस समय क्या हुआ कि यह जो है बाद में यह व्यवस्था सामंती व्यवस्था में डेवलप हो गया। गुप्त के समय में राजा भी अपने छोटे छोटे सामंतों में कार्यों का विभक्त कर देते हैं। तो इसलिए कहा जा सकता है कि इसमें मौर्य के समान जो शासन पद्धति थी वह केंद्रीकृत शासन पद्धति नहीं थी, परंतु इसमें आपको राजा की विशेष महत्व रखा जाता था। एक जो है राजा विशेष रूप से उसका जो है इम्पोर्टेंस रखा जाता था कि एक गुप्त वंश का, इस वंश का, यह साम्राज्य का अधिपति जो है एक राजा होता था। लेकिन इसमें पूरी तरह से आप देखिएगा कि केंद्रीकृत उसके अंदर पावर नहीं थी। इसमें आप देखिएगा कि यह जो प्रशासन था कई भागों में विभक्त था, जिसमें आप देखेंगे कि देश होते थे, उसके बाद भुक्ति, विषय और ग्राम। ग्राम जो है इस प्रशासन व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई थी। और उसके बाद कई ग्राम को मिलाकर आप देखेंगे कि विषय बनाया जाता था, और विषय का जो प्रमुख होता था उसे विषयपति कहते थे। जबकि ग्राम के प्रमुख को ग्रामिक कहते थे। जैसे आज के समय में ग्राम के प्रमुख को मुखिया कहते हैं, वैसे ही ग्राम से ऊपर आज के समय में आप देखिएगा कि ब्लॉक होता है, ब्लॉक से ऊपर हम देखेंगे कि जिला होता है, जिला के ऊपर राज्य होता है, और राज्य के ऊपर देश होता है। ऐसे ही जो है समय समय पर प्रशासन को चलाने के लिए सभी हिस्सों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिए जाते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि सबसे बड़ा जो पूरे साम्राज्य जो होते हैं वो एक देश कहा जाता था। मतलब देश, इस समय का जो देश है वह एक राज्य को इंडिकेट करता था। एक राज्य, एक छोटा सा प्रदेश। तो इस राज्य का जो ये था, जो कंट्रोलर होता था, जो प्रमुख होता था, उसे गोपना कहा जाता था। इसके बाद राज्य में भुक्ति होते थे, जो कई विषयों को मिलाकर एक भुक्ति का निर्माण किया जाता था। तो भुक्ति का जो प्रमुख होता था उसे उपरिक कहा जाता था। इसी तरीके से विषय का प्रमुख को विषयपति कहेंगे, ग्राम के प्रमुख को ग्रामिक कहेंगे। तो ये गुप्त समय में प्रशासन को चलाने के लिए, प्रशासन शासन व्यवस्था को समझने के लिए उसके कई जो है टुकड़ों में विभक्त किए गए थे पूरे साम्राज्य को। अब देखेंगे कि गुप्त समय में उनकी सामाजिक स्थिति क्या थी, यानी समाज में परिवेश किस प्रकार होते थे, इन सभी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। गुप्त वंश के समय में समाज में जो वर्ण व्यवस्था थी एकदम जटिलता से बढ़ी। अभी ऋग्वैदिक काल में जो हमने देखा था, ऋग्वैदिक काल में या उसके बाद उत्तर वैदिक काल में आप देखिएगा कि वर्ण जो है मुख्य रूप से 4 मिलते हैं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मिलते हैं। लेकिन जब गुप्त वंश आते आते आप देखिएगा कि इन सभी वर्णों में भी कई छोटी छोटी उपजातियां विभक्त हो गई, और पहले उसके कर्म के आधार पर उसे वर्ण के अंतर्गत रखा जाता था। जबकि गुप्त के समय में अब जो है उनके वंश के आधार पर उन्हें वर्ण का नाम देना शुरू हो गया था।
तो इसलिए वर्ण व्यवस्था में जटिलता देखने को मिलती है। इसमें आप देखेंगे कि उपजातियों का उद्भव होता है, यानी वर्ण में भी छोटी छोटी अन्य उपजातियां भी निकल जाती है, जिसका प्रमाण आप देखेंगे कि सबसे पहले याज्ञवल्क्य के एक ग्रंथ है, वहां से आपको कायस्थ जाति का प्रमाण देखने को मिलता है। कायस्थ विशेष रूप से लिपिक हुआ करते थे, जो लिपिक अर्थात किरानी होते थे, जो लेखा पद्धति का काम करते थे, और यह धीरे धीरे जो है ब्राह्मणों का टक्कर देना शुरू कर दिए थे। तो इसलिए इनकी चर्चा मिलती है ग्रंथों में। कायस्थ जाति एक नई जाति का उद्भव होता है कि जो लेखा पढ़े करेंगे उनके वंशज भी कायस्थ जाति ही कहे जाते थे। तो विशेष रूप से यह एक लिपिक का कार्य करने वाले जो वंशज होते थे उन्हें कायस्थ जाति से संबोधित किया गया था। इस समय आप देखेंगे कि समाज में दास और अछूतों की स्थिति बिल्कुल निम्न हो चुकी थी, यानी अछूत जो होते थे उन्हें गांव समाज से बाहर रखा जाता था। दास को भी आप देखेंगे कि गांव समाज से बाहर रखा जाता था। तो इनकी स्थिति कहीं ना कहीं बिल्कुल दयनीय स्थिति में चली गई थी गुप्त के समय में। और इसी में आप देखेंगे कि गुप्तों के समय में भी स्त्रियों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, इनकी भी स्थिति निम्न थी। इस समय स्त्रियों का विवाह जो है 13 से 14 वर्ष की उम्र के होते होते विवाह हो जाता था, और स्त्रियों का उपनयन संस्कार वगैरह पे जो है निषेध लग गया था। कई बृहद स्मृति, मनुस्मृति और नारद स्मृतियों में इनकी चर्चा आपको देखने को मिलता है, जो कि गुप्त के समय में ही इसकी जो है रचना की गई थी। इसमें आप देखेंगे इसका एक और जो है जीता जागता प्रमाण आपको देखने को मिलेगा कि 510 ईस्वी में भानुगुप्त का एरन अभिलेख से सबसे पहला सती होने का प्रमाण देखने को मिलता है, जो उस समय गोप की पत्नी जो थी, जब गोपराज की मृत्यु हो जाती है तो वह अपनी पत्नी अपने पति के साथ जो है स्वयं को सती यानी स्वयं को चिता पर जो है लेट जाती है और स्वयं को अग्नि के हवाले कर देती है। तो यह भानुगुप्त की एरन अभिलेख से प्रमाण मिलता है कि उस समय की स्थिति स्त्रियों की स्थिति सही नहीं हुई होगी। तो ये आपने समझा कि गुप्त के समय में प्रशासन की व्यवस्था क्या थी और उस समय की सामाजिक स्थितियां क्या थी। अब बात करते हैं कि गुप्तों की अर्थव्यवस्था का क्या आधार था। तो जैसे ही हमें लोहा की खोज होती 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में उत्तर वैदिक काल में, तो हम देखेंगे हालांकि ऋग वैदिक के समय में हमारे आधार जो अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वह था पशुपालन। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे उत्तर वैदिक काल में लोहा की खोज हो जाती है तो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार सीधे हो जाता है कृषि, यानी कृषि जो है अधिशेष कृषि होना शुरू हो जाता है। और यही व्यवस्था अभी भी आपको देखने को मिलेगा कि ये जो गुप्त के समय में भी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो था वह कृषि ही था, और जो शासन चलाने के लिए जो कर वसूली होता था, कृषि से लिए गए जो आय थे उसी से ज़्यादा जो है शासन व्यवस्था को चलाए जाते थे। जितने आय होते थे यानी कर कृषि का 1/4 से 1/6 तक लिए जाते, 1/4 से 1/6 तक लिए जाते थे। इसमें आप देखेंगे कि इस समय जब कृषि अधिशेष अवस्था में होने लगता है तो उस समय व्यापार जो है व्यापार का भी महत्व बढ़ता है, यानी कृषि जो अनाज वगैरह जो थे वह दूसरे देशों में इसको बेचने का कार्य देखने को मिलता है, और दूसरे देशों से धातुएं वगैरह जो है हम लोग लाने का काम करते थे। तो इसमें व्यापार जो होता था वह श्रेणी व्यवस्था के आधार पर था। श्रेणी का मतलब यहाँ पे होता है संघ, यानी व्यापार के लिए छोटे छोटे संघ बनाए गए होते थे जिन्हें श्रेणी कहा गया गुप्त के समय में। इसी में आप देखेंगे कि उस श्रेणी का जो अध्यक्ष होता था, संघ का अध्यक्ष जो होता था, उन्हें ज्येष्ठक कहा गया। कई बार परीक्षाओं में पूछता है कि गुप्त के समय में श्रेणी के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, तो ज्येष्ठक कहा जाता था। इन्हें आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। उस वक्त का सबसे प्रमुख बंदरगाह जो था ताम्रलिप्ति बंदरगाह था, ताम्रलिप्ति बंदरगाह। इसका नाम पुराना ताम्लुक बंदरगाह था, जो विशेष रूप से बंगाल की खाड़ी अर्थात वेस्ट बंगाल के क्षेत्र में है, और वर्तमान में भी अभी उपस्थित है ताम्रलिप्ति बंदरगाह, लेकिन उतनी जो है डेवलप्ड बंदरगाह अब के समय में नहीं है। तो ये देख सकते हैं कि यह एक प्रमुख बंदरगाह था जो विशेष रूप से चीन और अन्य देशों से जो है ना व्यापार का जो है प्रमाण देखने को मिलता है यहाँ से। अब इसी में आप देखेंगे कि उज्जैन जो है प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, यानी उज्जैन
जो आप देखिएगा कि व्यापारिक केंद्र था जहां से लोग व्यापार ज्यादा करते थे। इसी तरीके से आप देखेंगे कि इस समय के जो गुप्त वंशज गुप्त साम्राज्य के समय में जो सोने के सिक्के चलाए जाते थे उन्हें दिनार कहा जाता था। सोने के सिक्के जो चलाए जाते थे उन्हें दिनार कहा जाता है। और कहीं न कहीं इतिहासकार यह भी मानते हैं कि गुप्त वंश के समय में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए गए थे, इसलिए इन्हें स्वर्ण युग भी कहा जाता है। हालांकि कई इतिहासकारों का मानना है कि सोने के सिक्के चलाने की वजह से इन्हें स्वर्ण युग कहा जाता है, जबकि कई इतिहासकार मानते हैं कि इस समय में बहुत अच्छी कला की जो है डेवलपमेंट हुआ, कला का विकास हुआ, इसलिए इन्हें गुप्तों का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो इसमें भी अभी आपको मतभेद देखने को मिलेगा कि इन्हें स्वर्ण युग हम कैसे कह सकते हैं, जब आप देखिएगा इस समय स्त्रियों की स्थिति सही नहीं है, इस समय दास और अछूतों की स्थिति सही नहीं है, जातियां विभक्त हो रही है। तो अगर आपसे प्रश्न आ जाता है मेंस के लिए स्पेशलिस्ट, जब आप स्टेट पीसीएस के मेंस में देखिएगा तो प्रश्न पूछ देता है कि गुप्त वंश को स्वर्ण वंश क्यों कहा जाता है, गुप्त युग को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, इस पर संक्षेप में टिप्पणी दीजिए। तो आप स्वर्ण युग अगर बना दीजिएगा कि नहीं इन्हें स्वर्ण युग कहा जाता है तो आपका नंबर 0 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आधे टेढ़े देना पड़ेगा, स्वर्ण युग की थोड़ी पॉइंट और कुछ ऐसी जो है नकारात्मक बातें जो है उसमें ज़्यादा पॉइंट भरना होता है और तब जाके अपना जो है निष्कर्ष देते हैं तो आपका नंबर सही आता है। तो ये बात आपको समझना होगा कि इस समय स्वर्ण सिक्के को दिनार कहा जाता था और चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा सबसे पहला चांदी का सिक्का चलाया गया और उसके बाद चांदी के सिक्कों का प्रचलन बढ़ जाता है जिसे रुपया कहा गया। यानी गुप्त वंश में गुप्त साम्राज्य में जो चांदी के सिक्के चलाए जाते थे उन्हें रुपया कहा जाता था और यह जो है सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में शकों को परास्त करने के उपलक्ष्य में इसने चांदी का सिक्का चलवाया था। इसलिए इस समय के बाद जितने भी जो है ये करेंसी जो मुद्राएं चली उसे रुपया कहा गया और धीरे धीरे इसी का नाम आज के समय में रुपया हो चुका है। अब आप आगे देखेंगे कि गुप्त वंश के समय में ही भूमि दान का विस्तार देखने को मिलता है। यानी इसी के काल में जो है जो शासन व्यवस्था का जो सेवक होते थे उन्हें जो है भूमि दान के रूप में दिया जाता था, यानी उसके सैलरी के रूप में वेतन के रूप में उन्हें भूमि भी देने की परंपरा शुरू हो गई थी। और कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि जो ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ होते थे वर्ण में, ब्राह्मणों को भूमि दान लेना और दान देने की भी परंपरा देखने को मिलती है। तो इसी के समय में भूमि दान का जो है विस्तार बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अब आप आगे देखेंगे कि ये जो रहा ये गुप्त वंश की अर्थव्यवस्था की स्थिति। इसी में एक और पॉइंट्स थोड़ा सा समझ ले कि इस समय सोने के सिक्के चलाए तो गए थे लेकिन यह सोने की क्वालिटी जो है इस समय गिरी हुई थी, जबकि आप देखेंगे कि शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश में कनिष्क के समय में चलाया गया था। तो उस समय की अर्थव्यवस्था माना जाता है कि सही हुई होगी, लेकिन इस समय जब सोने की क्वालिटी जब गिरती चली गई तो सीधी बात है कि हम समझ सकते हैं कि इस समय की अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी जितनी कि कुषाण वंश के समय में थी। तो ये पॉइंट्स आपने समझ लिया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं गुप्त काल के समय में कौन से धर्मों का उद्भव ज़्यादा होता है, कौन से धर्म जो है ज़्यादा गुप्त वंश में डेवलप्ड के तौर पे चलता है। तो गुप्त में धर्म जो थे, धार्मिक स्थिति, गुप्त जितने भी शासक आप देखेंगे वह वैष्णव थे और इन्होंने वैष्णव संप्रदाय का उद्भव ज़्यादा तरीके से किया। हालांकि जहाँ बौद्ध धर्म और जैन धर्म इसके पहले मौर्य के समय में उद्भव देखने को मिला, इसके बाद पुनः जो है हिंदू धर्म का उत्थान अर्थात वैष्णव धर्म का उत्थान यहाँ से देखने को मिलता है। इसी में इसके प्रमाण के रूप में हम समझ सकते हैं कि गुप्त वंशज ने जो मंदिर का निर्माण कराया गया था, यानी उसका जो प्रारंभ हुआ था प्रमुख मंदिर जिसमें देवगढ़ अर्थात झांसी का एक मंदिर है जिसमें दशावतार मंदिर के रूप में देवगढ़ में दशावतार मंदिर जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार का जो है मूर्ति का निर्माण किया गया है। इससे ये पता चलता है कि उस समय जो है यह वैष्णव संप्रदाय जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। गुप्त जितने भी थे वो वैष्णव ही थे, यानी वैष्णव संप्रदाय का उद्भव ज़्यादा किए। इससे ये प्रतीत होता है कि जो देवगढ़ अर्थात झांसी का ये दशावतार मंदिर जो है जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार की चर्चा की गई है, उससे ये पता चलता है कि उस समय जो है गुप्त जो है वैष्णव थे।
इसी के अलावा हम देखेंगे कि विष्णु के 10 अवतारों में वराह अवतार सबसे प्रचलित था। वराह का अवतार सबसे प्रचलित के रूप में इन्हें ज्यादा पूजा वगैरह दिया जाता था, ये होता था। तो ये समझ लीजिए कि गुप्त जो है इस समय के धर्म का उद्भव जो होता है सबसे ज्यादा वैष्णव थे, और कुछ शैव भी मिलते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं। ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि वैष्णव धर्म। तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के उत्थान के लिए यह गुप्त वंशजों का सबसे ज़्यादा प्रचलन देखने को मिलता है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं आगे कि गुप्त की कला के बारे में। इससे आपसे कई प्रश्न पूछे जाते हैं कि गुप्त के समय में अगर सबसे ज़्यादा किसी का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, तो वो था कला का डेवलपमेंट। इसी के कारण में सबसे ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर जो है डेवलप्ड होते हैं। इसी में आप देखेंगे कि इस समय गुप्त वंश के समय, गुप्त साम्राज्य के समय में वास्तुकला का विकास होता है, चित्रकला का विकास होता है, मूर्ति कला का विकास होता है, और साहित्य कला का भी विकास होता है। मतलब कुल मिला के सभी प्रकार की कलाओं का विकास जो है गुप्त काल के समय में ही देखा जाता है। इसीलिए इसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ये कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह कला के विस्तार के आधार पर इन्हें स्वर्ण युग कहा जाता है। विशेष रूप से आप देखेंगे कि जो मंदिर का निर्माण होता था, और वह सबसे ज्यादा नागर शैली में अधिक विकास हुआ है मंदिर का निर्माण। यानी पहले जो मंदिर होता था सिर्फ छत होता था, और छत मतलब मंदिर पहले के समय में आप देखेंगे कि एक चबूतरा जिसके चारों तरफ सीढ़ियां बनी हुई होती थी, और उसके ऊपर जो है ये देखिएगा कि सिर्फ यह स्तंभ लगाकर एक छत बना दिया जाता था, और स्तंभ जो है कलाकृति थी, और अंदर के भाग जो है सादे में पेंटिंग करके एक कमरे के रूप में केवल बनाया जाता था। परंतु जब यह नागर शैली का डेवलपमेंट होता है तो अब आप देखेंगे कि मंदिर के ऊपर जो है इस प्रकार का जो है आप त्रिभुजाकार देखने को मिलेगा, यानी कि या कहीं गोल मिलेगा। तो ये मंदिर का जो है इस प्रकार की डिजाइन जो है कलाकृति नागर शैली के अंतर्गत देखने को मिलता है। ये डेवलपमेंट इसी को नागर शैली कहते हैं, जिसका सबसे ज्यादा अधिक विकास जो है देखने को मिलता है गुप्त साम्राज्य के समय में। इसमें कहीं ना कहीं आप ये भी समझ सकते हैं कि जहां बौद्ध और जैन धर्म के साथ साथ जो वैद्य बौद्ध धर्म और जैन धर्म का सर्वाधिक उत्थान आप मौर्य काल, मौर्योत्तर काल में देखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि इसके बाद हिंदू धर्म की मूर्तियों का भी निर्माण शुरू हो गया था। यानी बौद्ध धर्म का भी मूर्तियों का निर्माण था, जैन धर्म की मूर्तियों का निर्माण था, और उसके साथ साथ हिंदू धर्म की मूर्तियों का भी निर्माण देखने को मिलता है। बुद्ध के भूमि स्पर्श की मूर्ति देखने को मिलता है इस समय गुप्त वंशज के रूप में। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि महात्मा बुद्ध जो है पृथ्वी से ऊर्जा लेने से संबंधित जो है एक भूमि स्पर्श करके और उस मूर्ति का निर्माण गुप्त के समय में किया गया था। इसी समय में आप देखेंगे चित्रकला की बात करें तो अजंता की गुफा और बाघ की गुफा में चित्रकारी का विकास होता है। अजंता की गुफा में विशेष रूप से आपको 29 प्रकार की गुफा मिलेगा। अजंता में 29 गुफाएं हैं, जिसमें वर्तमान में सिर्फ 6 ही गुफा बची हुई है, जिसमें गुफा संख्या 16 और 17 नंबर की गुफा जो है उसमें सबसे ज्यादा चित्रकारी जो उस समय की चित्रकारी जो हुई थी, आज भी आप देखिएगा कि उस चित्रकारियों से जो है पेंट जो है डिसकलर नहीं हुए हैं, यानी कलर जिस तरीके से किया गया है वो आज भी वो कलर देखने को मिलता है। और विशेष रूप से बुद्ध की प्रतिमा संबंधित और बुद्ध से संबंधित कई प्रतीक जो है जो चित्रों के रूप में उसको व्यवस्थित किया गया है 16 और 17 नंबर की गुफा में। यह अजंता अर्थात औरंगाबाद जो वर्तमान में महाराष्ट्र के क्षेत्र में स्थित है, वहां से यह देखने को मिलता है। और विशेष रूप से यहाँ से बौद्ध अर्थात महायान के चित्रों का चित्रण देखने को मिलेगा यहाँ से। तो ये गुप्तों की कला थी। उसी समय आप देखेंगे बाघ गुफा जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है, इस समय लोक जीवन चित्रण का जो चित्र का चित्रण किया गया है। लोक जीवन मतलब सामाजिक जो जीवन लोग व्यतीत करते थे उससे संबंधित जो है चित्र का जो है चित्रकारी किया गया है बाघ नाम की गुफा में। अब इसी तरीके से आप देखेंगे कि गुप्त काल में साहित्य के डेवलपमेंट के क्षेत्र में यदि बात करें तो उस समय राजकीय भाषा जो थी संस्कृत थी। जो श्रेष्ठ लोग होते थे वह संस्कृत भाषा में बात करते थे, जबकि महिलाएं और शूद्र जो थे वह प्राकृत भाषा में बातचीत करते थे।
जैसे आज के समय में भी देखा जा सकता है कि कई जगह जहाँ एजुकेशन की स्थिति बहुत अच्छी सुदृढ़ हो गई है वहाँ पर लोग अंग्रेजी में बात करते हैं, और जहाँ एजुकेशन की स्थिति सुदृढ़ नहीं है वहाँ लोकल लैंग्वेज में बात लोग करते हैं। वही उस समय भी था कि आप देखेंगे कि जो श्रेष्ठ होते थे वह संस्कृत भाषा बोलते थे, और जो शूद्र और महिलाएं जो थी वह विशेष रूप से प्राकृत और पाली भाषा का प्रयोग करते थे। तो राजकीय भाषा जो था उस समय गुप्तों के समय में संस्कृत था। इसमें अभी आप एक और दो पॉइंट जो हमारे एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में आता है कि गुप्त के समय में ही, गुप्त के जो आप देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में या उसके बाद के समय में आप देखिएगा कि जो नवरत्न थे उसमें कालिदास जो है प्रमुख होते हैं, और कालिदास की कई रचनाओं से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनकी पुस्तक जो है अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा रचित की गई, कालिदास के द्वारा। मालविका अग्निमित्रम कालिदास के द्वारा ही रचित की गई पुस्तक है। विक्रमोर्वशीय यह भी कालिदास के द्वारा ही रचित पुस्तक है। रघुवंशम कालिदास की रचित पुस्तक है। रघुवंशम में आप देखेंगे कि विशेष रूप में राजा के विजय का उल्लेख, राजा राम के विजय का उल्लेख है जो डायरेक्ट इंडिकेट करता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त से आपने समझा था पिछली क्लास में कि उसका घोड़ा जो है 3 समुद्रों का पानी पीता था। वह पूरे उत्तर और भारत क्षेत्रों के जो है सभी राजाओं को परास्त करने का काम किया था। तो उसके राजा के विजयों का उल्लेख जो इंडिकेट करता है राजा राम के साथ, तो रघुवंशम पुस्तक की रचना कालिदास ने किया। उस पुस्तक में एक जो है इंडिकेट करते, प्रतीक करते हुए बताया गया है कि राम के साथ तुलना किया गया समुद्रगुप्त का, राम के विजयों का उल्लेख समुद्रगुप्त के विजयों के उल्लेख के समान किया गया था। इसमें आप देखेंगे कुमार संभव पुस्तक, यह भी कालिदास की रचित पुस्तक है। मेघदूतम कालिदास की पुस्तक है। ऋतु संहार जिसमें ऋतु की चर्चा की गई है, यह भी कालिदास की ही पुस्तक है। अब इसके बाद पंचतंत्र उसी समय लिखी हुई पुस्तक विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। यानी गुप्तों के समय में ही रामायण और महाभारत की भी ग्रंथ जो है उसको भी परिपूर्ण करने का काम गुप्त काल में ही देखने को मिलता है। यह कहा जा सकता है कि साहित्य का जो है अंतिम स्वरूप जो है गुप्त वंश के लोगों ने ही दिया था, तो इसलिए भी इन्हें स्वर्ण युग के रूप में कहा जा सकता है, इतिहासकारों का मानना है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित पुस्तक है। कामसूत्र वात्सायन की चर्चा मिलती, वात्सायन के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, और इससे भी गुप्तों के बारे में डिटेल समझने को मिलता है। इसी समय देखेंगे कि जो नवरत्नों में अमर सिंह थे, और अमर सिंह के द्वारा रचित पुस्तक जो थे अमरकोश, अमरकोश जो है अमर सिंह के द्वारा रचित पुस्तक। नीतिसार का जो कामानंद के द्वारा रचित पुस्तक है नीतिसार। इसी तरीके से आप देखेंगे मृच्छकटिकम यह शूद्रक के द्वारा रचित पुस्तक है। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त के द्वारा रचित पुस्तक उसी के समय गुप्तों के समय में ही हुआ था। ठीक इसी तरीके से आप देखेंगे कि देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त के द्वारा रचित पुस्तक है। और एक और विशाख दत्त के द्वारा रचित पुस्तक है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। आप जानते होंगे मुद्रा राक्षस भी जो है विशाख दत्त के द्वारा ही लिखित पुस्तक है। अब इस समय में नवरत्नों में आप देखिएगा कि आर्यभट्ट जो है विशेष रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में नवरत्न जो होते हैं उस समय आर्यभट्ट भी थे, और आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम पुस्तक की रचना करते हैं। और इसी पुस्तक में इन्होंने ज्योतिष शास्त्र से गणित को अलग किया। पहले गणित ज्योतिष शास्त्र में पढ़ा जाता था, ज्योतिष के साथ पढ़ते थे, लेकिन आर्यभट्ट जब आए तो उनको जो है ज्योतिष को अलग विषय दिया और गणित को अलग विषय दे दिया। तो ये आर्यभट्टियम पुस्तक, सूर्य सिद्धांत इसी के समय इन्हीं की पुस्तक है आर्यभट्ट का, इन्होंने बताया कि जो है सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है। पहली बार सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है, इसका जो है हमें जानकारी आर्यभट्ट के द्वारा मिलता है सूर्य सिद्धांतम से। इसी तरीके से 10 सितिका करके पुस्तक जो है आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई है, जिसमें शून्य, दशमलव और पाई संबंधित जो है आप पाई पद्धति का जो है डेवलपमेंट पाई पद्धति का जो है उल्लेख देखने को मिलता है। अब इसी में देखिएगा कि जो नवरत्न थे उसमें बराह मिहिर भी है। यदि जितने भी अच्छे से अच्छे विद्वान हैं ये इसी के समय देखने को मिलेगा, गुप्त वंश के समय में ही देखने को मिलेगा कि बराह मिहिर जो चंद्रमा पृथ्वी की तथा पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है।
पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा केवल यह निर्णय देने वाले व्यक्ति जो थे यह थे आर्यभट्ट। जबकि वराहमिहिर कहते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी की और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, और अगर चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ जाता है तो वह सूर्य ग्रहण, और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ जाता है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। इसकी भी जो चर्चा वराहमिहिर के द्वारा ही की जाती है। इसी में आप देखेंगे कि ब्रह्मगुप्त के द्वारा एक और पुस्तक जिसका नाम ब्रह्म सिद्धांत है, और इन्हें भारत का न्यूटन भी कहा जाता है। ब्रह्म सिद्धांत में समझिए कि जो ऋणात्मक संख्याएं हैं, पहले हम लोग पढ़ते क्या थे, जीरो से, जीरो जब दे दिए हमारे आर्यभट्ट ने तो उसके बाद जीरो से संख्या शुरू किए, 0 1 2 3, लेकिन 0 1 2 3 के पहले की संख्या यानी ऋणात्मक संख्या की पद्धति ब्रह्मगुप्त के द्वारा दिया गया, यानी ब्रह्म सिद्धांत के अंतर्गत दिया गया इस पुस्तक में, जिन्हें भारत का न्यूटन भी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इसे आप जरूर एक दो बार या तो नोट डाउन करके या बार बार वीडियो क्लिप को देख करके आप इसे अवश्य याद कर ले, क्योंकि इससे संबंधित बिल्कुल प्रश्न आते ही आते हैं। अगले क्लास के लेक्चर में हम लोग समझेंगे गुप्तोत्तर के बारे में, गुप्त वंश के बाद के जो उसके बाद जो छोटे छोटे जो सामंत आए उन सभी सामंतों के बारे में, उन राजाओं के बारे में देखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले। अगर कोई क्यूरी, अगर कोई कमेंट होता है तो आप नीचे के सेक्शन में कमेंट अवश्य करें। हमारे पहले की जो वीडियो क्लिप है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास के लेक्चर में। धन्यवाद।